Good morning, students. Today we will discuss about the next topic, that is the power dissipation in conductors moved in the magnetic field. पावर को आप लोगों को पता है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल क्या पड़ा होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर हम कितना काम कर रहे हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पावर का जो कंसेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में कर रहे हैं कि जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे हमने पीछे वाले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम कंडक्टर को मूव करेंगे तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उस ईएमएफ प्रोड्यूस होने में ऐसा नहीं कि जितना हम वर्क डन कर रहे हैं तो सारा का सारा ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए लग जा रहा है, नहीं, देयर इज अ लिटिल बिट डिसिपेशन होता है एनर्जी। कैसे? जैसे हम इसको मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। अब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एक पावर जो हमारी डिसिपेट हो जा रही है, तो वही कैलकुलेट करनी है हमने कि कितनी पावर जो वो डिसिपेट हो रही है व्हेन देयर इज इंड्यूस्ड करंट इनसाइड दिस कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है तो कितनी पावर इसमें डिसिपेट हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर मान लेते हैं जिसमें ये तीन साइड जो वो फिक्स है, बट ए बी साइड जो वो मूवेबल है, यानी कि हम इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में इसको हम मूव करवा सकते हैं, चाहे अंदर की डायरेक्शन में मूव कराओ या बाहर की डायरेक्शन में मूव कराओ, फ्लक्स विल चेंज। ठीक है, फ्लक्स तो चेंज ही होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, तो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पावर के रिलेटेड किया हुआ था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पढ़ा है, ये फॉर्मूला याद है कैसे बना, इसी फॉर्मूले को रिड्यूस करके। कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेयर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कैलकुलेटेड एज वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। फॉर्मूला में क्या है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हम फोर्स और वेलोसिटी का ही यूज करके इसमें पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी पावर इसमें डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ द हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी। ऑब्वियसली है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वही हीट हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, कितनी पावर जो वो डिसिपेट होगी। या तो दो तरह की पावर बनेगी इसमें, एक तो पावर डिसिपेट होगी इन मूविंग दिस कंडक्टर अगेंस्ट दिस फील्ड। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा इसके मोशन को, तब भी हमारे पास कुछ एक पावर जो वहां पे डिसिपेट हो रही है, और दूसरी पावर जो डिसिपेट हो रही है ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर। ठीक है, तो ये दो तरह की पावर हमारे पास आएंगी। एक तो जो पावर हम इस कंडक्टर को मूव करवाने के लिए यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो थोड़ी सी डिसिपेशन होगी, वो सेकंड वन ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर, उसकी वजह से। तो हम इन दो तरह की पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं कि कंडक्टर को मूव करवाने के लिए कितनी पावर डिसिपेट होगी। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला में लेके चला, F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F इंटू V। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने लास्ट टाइम यूनिट में एक आर्टिकल पढ़ा था, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो एक्ट करती है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स लगती है कंडक्टर के ऊपर, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, IBL। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, IBL या ILB। तो इतनी फोर्स जो है किसी कंडक्टर को फेस करनी पड़ती है व्हेन इट मूव्स इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, जब हमने वो वाला आर्टिकल किया था, कौन सा, कि कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करवाते तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करती है, तो वहां पे करंट जो था वो कांस्टेंट था, बट यहाँ पे करंट कांस्टेंट थोड़ी ना हुआ। ठीक है, करंट कांस्टेंट थोड़ा हुआ, क्यों नहीं कांस्टेंट हुआ, क्योंकि जब हम इसको चेंज करवा रहे हैं, मूवेबल करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को फिक्स थोड़ी ना है कि हम मूव करवा रहे हैं कंडक्टर को और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो डिपेंड करता है हमारे कितनी स्पीड के साथ हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं, मतलब क्वांटिटी वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करंट है वो क्या है, इंड्यूस्ड करंट, कांस्टेंट नहीं होगा वो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। तो हमें पहले इस यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोगों को पता है इंड्यूस्ड करंट
किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर टू दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ टू दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कितना हो रहा है, जब हम किसी भी रोड को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करवा रहे थे तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। ईएमएफ की जो वैल्यू थी हमने निकाली थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मूविंग द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कंडक्टर को मूव करवाए तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, किसके ऊपर डिपेंड किया था ये, ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर था, बी एल वी, ठीक है, सॉरी वी वेलोसिटी, बी एल वी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, लेंथ कितनी है और कितनी स्पीड के साथ आप इसको मूव करवा रहे हो। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड से आप इसको टू एंड फ्रो मोशन करवाओगे उतनी ही ज्यादा फास्ट ये ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। अब देखो ईएमएफ मेरे पास पड़ा है तो ईएमएफ की वैल्यू को मैं इसमें डालूं तो आई की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आई विल बिकम दैट इज बी एल बी अपॉन आर, ये आ गई मेरे पास आई की वैल्यू। अब इस आई की वैल्यू को डालो, फोर्स वाले इस फार्मूले में डाल दो। ठीक है, फोर्स निकालनी है मेरे को, फोर्स आ जाएगी तो फिर मेरे पास पावर आ जाएगी। तो सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में डाल देते हैं। तो फोर्स देखो कितनी बनेगी, फोर्स इज इक्वल टू आई इंड्यूस्ड करंट कितना निकाला मैंने, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये मेरे पास, बी एल बी अपॉन आर। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई इनटू बी इंटू एल, ये सेपरेट का जो फंक्शन बचा हुआ है ये तो आई की वैल्यू डाली मैंने, जितनी भी वैल्यू आई की है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास फंक्शन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर। ये क्या निकालनी मैंने, फोर्स निकालनी मैंने यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट करके। ठीक है, आई होप ये समझ आ रही है आपको बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करंट क्यों नहीं डाला, कि आई क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि आई को कांस्टेंट थोड़ी ना है यार, ये तो वेरिएबल है, ये तो डिपेंड करता है मेरी इस मूवेबल की वेलोसिटी के ऊपर कि मैं इस रोड को कितनी फास्ट रेट से मूव करवा रहा हूँ। जितनी फास्ट रेट से मूव करवाऊंगा उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब आई जो कांस्टेंट नहीं है तो इसको मेरी वैल्यू निकालनी पड़ी। तो आई जो फर्दर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ईएमएफ मेरे पास पता था, या हमने ऑलरेडी पीछे वाले आर्टिकल में कर लिया था कि किसी भी रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मूव करवाते हैं तो कितनी इसके अंदर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रोड के सिंपल आपका रेक्टेंगुलर कॉइल का जो किया होता हम लोगों ने कि रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम मूव करवा रहे थे तो कितना उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सभी को कैलकुलेट करके फोर्स निकाल दी। अब मेरे पास पावर निकालना इजी हो गया कि जो पावर डिसिपेट हो रही है मुझे इसमें यहाँ पे कितनी हो रही है। तो यहाँ पे पावर बनेगी मेरे पास एफ कितना मेरे पास अभी निकाला मैंने, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू बी। ये एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास और बी की वैल्यू देखोगे कि बी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास पावर जो बनी, पावर विल कम्स आउट टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू बी मिलकर बी स्क्वायर बना दिया अपॉन आर। दैट इज द टोटल पावर डिसिपेशन इन मूविंग दिस कंडक्टर। ये पावर जो डिसिपेट हो रही है किसके लिए, टू मूव द कंडक्टर, कंडक्टर को मूव करवाने के लिए। ठीक है, आइदर बैक और फोर्थ, या पीछे की तरफ मूव करवाओ या आगे की तरफ मूव करवाओ। सेकंड डिसिपेशन आपको बताई थी, डिसिपेशन ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। सेकंड डिसिपेशन जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से भी क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या हो रही है, पावर जो डिसिपेट हो जा रही है, मतलब वो पावर जो वेस्ट हो जा रही है हमारी। ठीक है, जितनी हम पावर लगा रहे हैं वो एक्चुअल में पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता उसका। क्लियर बात है। तो सेकंड पावर डिसिपेशन हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला क्लियर याद है सभी को। ठीक है, देखो कैसे बना, हमारे पास हीट प्रोड्यूस जो होती थी दैट विल बी इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर होती थी, दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक, इसको शायद हम आगे पढ़ेंगे, आगे जाएगा ये। ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस्ड है किसमें, कंडक्टर के अंदर। तो हमें पावर निकालनी, हीट क्या है, वन काइंड ऑफ द एनर्जी। एनर्जी लिखो या एच लिखो, हीट लिखो। ठीक है, तो पावर को हम ऐसे लिखते हैं
एच अपॉन टी, एच की वैल्यू देखो कितनी है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कट गया, बचा कितना पी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बचा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द हीट ऑफ द कंडक्टर, हीट की कितनी रिलीज होती है कंडक्टर में, तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और I की वैल्यू तो मेरे पास पड़ी हुई थी, I जो था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, और EMF कितना था, VLB अपॉन R, तो ये I की वैल्यू, तो I की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ से उठानी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा v स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो सारी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे, तो ये बनेगा v स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू r, एक r के साथ एक r कट जाएगा यहाँ पे, तो पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट, हीट की फॉर्म में जो पावर डिसिपेट हो रही है वो कितनी होगी, v स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r, दैट इज द हीट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट, जो हीट की फॉर्म में पावर डिसिपेट हो रही है इस कंडक्टर को मूव करवाने में, ठीक है। जैसे मैं कंडक्टर को मूव करवा रहा हूँ तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर के अंदर, तो ठीक है, उसी रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिसिपेट हो जा रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी, यानी कि ये पावर जो वो डिसिपेट हो रही है, ये दो तरह की पावर है, ठीक है। पावर इन द फॉर्म ऑफ द हीट है, ये फॉर्म ऑफ द हीट है, और ये जो पावर हम निकाल रहे हैं टू मूव द कंडक्टर, टू मूव द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर को मूव करवाने के लिए जो पावर डिसिपेट हो जा रही है वो ये है, और इन द फॉर्म ऑफ द हीट में जो हीट की फॉर्म में जो एनवायरनमेंट में चली जा रही है पावर वो ये है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द पावर डिसिपेशन इन द कंडक्टर।